हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो जीएस क्वेश्चन की एक सीरीज़ शुरू की थी, ये उसका पार्ट 3 है। अगर आप उसके पिछले 2 पार्ट देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं एक बहुत अच्छे कोट के साथ। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में सच में ही कुछ बनना चाहते हो और कहीं पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास रखिए कि आप जो भी कर रहे हो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। बस आप अपना धैर्य मत खोए, बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करें, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ज़िंदगी जो भी आपसे ले रही है उससे ज़्यादा ही आपको देगी। और अगर आप अपना प्रोफेशन कपड़ों की तरह बदलोगे तो ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग हो जाएगी। व्यक्ति क्या करता है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर लेता है। सोचता है कि अगर इसने कर लिया तो शायद मैं भी कर लूँ, उसने कर लिया शायद मैं भी कर लूँ। ऐसा नहीं है। एवरी वन हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़। सो फर्स्टली यू जस्ट बिलीव योर सेल्फ। आपको सबसे पहले अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा और कंटिन्यूसली उस कार्य को करना पड़ेगा, और एक दिन आप सफल जरूर होंगे। तो फ्रेंड्स, जस्ट कीप ऑन योर वर्क, वन डे यू विल बी प्राउड योर सेल्फ। तो इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शतरंज के खेल के नियम की यह है, किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है। उसको क्या बुलाते हैं? उसको बुलाते हैं बादशाह, यानी कि किंग। देखो, ये है किंग। शतरंज में इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। अब देखिए, शतरंज इस प्रकार का होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और भी बहुत सारे रंग होते हैं। देखिए, अगर इस वाले पायदान पर ये राजा है तो वो अपना एक कदम इस खाने में चल सकता है, इस खाने में चल सकता है, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, ये टोटल, यानी कि 2 कदम नहीं भाग सकता। इसी पूरे के पूरे में वो आगे पीछे चल सकता है हमारा किंग। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो दिया है वजीर। वजीर बोलता है द क्वीन। और वजीर सिर्फ घोड़े की चाल छोड़कर ना सबकी चाल चलता है। इसलिए जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो वजीर ही है पूरे शतरंज का। ठीक है फ्रेंड्स। और देखो, हाथी। हाथी कैसा होता है? भारी होता है, खतरनाक होता है। तो बस वो सीधा भागता है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है शतरंज का जो पूरा का पूरा सीधा भागता है, तो उसको बोलते हैं हाथी। जैसे कि देखो, हाथी यहाँ पे खड़ा होता है, ये हाथी का प्लेस होता है यहाँ पे। तो वो ऐसे भाग सकता है सीधा, और ऐसे भाग सकता है सीधा। अगर वो यहाँ है तो यहाँ भाग सकता है, इधर भाग सकता है। अगर मैंने उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया तो वो इधर भागेगा सीधा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, या फिर इधर जाएगा। ये हो गई हाथी की चाल। और देखो, ऊंट। ऊंट जो होता है हमें से तिरछा भागता है, बहुत लंबा होता है। तो एक बार अगर इस वाले कॉर्नर पे आ गया, व्हाइट वाले पे, तो व्हाइट 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 पे जाएगा ऐसे। और अगर ब्लैक पे आ गया तो ब्लैक ब्लैक पे जाएगा इस तरीके से। इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, व्हाइट पे नहीं जाएगा। इसलिए आपको 2 ऊँट मिलते हैं, एक तो आपका ब्लैक में रहता है और एक व्हाइट में रहता है। ब्लैक वाला ब्लैक ब्लैक में जाएगा, और व्हाइट वाला व्हाइट व्हाइट में जाएगा, इस तरह। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। तो ये अब मैंने आपको पूरा शतरंज बता दिया इसी में। अब आप जब भी फ्री हो, एक बार शतरंज जरूर खेलना। ठीक है, तब आपको सारी की सारी चाल पता लग जाएंगी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इंडिया, भारत के आंध्र पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय की तलहटी में। ठीक है। इनकी प्रजाति क्या है? साल, आंवला, शीशम। ठीक है। ये 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्ष वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ये तीनों के तीनों सेंटेंस आंध्र पर्णपाती के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे, यानी कि वो कौन सा यंत्र बजाते थे? इसका नाम है सितार। ये इनके हाथ में देखा होगा आपने, ये सितार बजा रहे हैं, और यही है पंडित रविशंकर जी। अब देखिए, सरोद।
वाद्य यंत्र को प्रतिपादक कौन करता है? उनका नाम है अलाउद्दीन खान। ठीक है। अब दूसरा है सारंगी। तो सारंगी कौन बजाता है सबसे अच्छा? शकूर खान। बहुत अच्छे। अब लास्ट में बचा आपके पास वीणा। ये ट्राई कीजिए, ये बताइए वीणा कौन बजाता है सबसे अच्छी? बिल्कुल सही, असद अली खान। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चारों पता लग गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है? अब देखो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये फैमिली कोर्ट क्या होते हैं। इसको इंग्लिश में फैमिली कोर्ट बोलते हैं। फैमिली कोर्ट आम कोर्ट जैसे ही होते हैं, बस इनको आम कोर्ट से अलग इसलिए बनाया गया ताकि इनका फैसला जल्दी हो सके। क्योंकि हमारे भारत देश में हम परिवार को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो वो हमारे लिए सर्वप्रिय है। तो परिवार हमारे लिए सर्वप्रिय है, और परिवार के जितने भी मसले हैं वो सब के सब कहाँ लड़े जाते हैं? पारिवारिक कोर्ट में। और उनका मसला जल्दी हल हो जाए और लोग अपने नॉर्मल जीवन में वापस जा सके, जल्दी जा सके, इसलिए हमने पारिवारिक न्यायालय बनाया पूरे देश के अंदर हर राज्य में। और पारिवारिक न्यायालय में जो हम प्रायोरिटी देते हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं फैसला कराने की, ताकि लोगों के बीच समझौता हो सके और मैं बाद में अपने परिवार में जाके बस सके। ठीक है। नॉर्मल कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। तो नॉर्मल कोर्ट में और फैमिली कोर्ट में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है। देखो, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है क्योंकि इसमें सबसे रिसेंटली फैमिली कोर्ट बनाए गए हैं। जब कोर्ट बन रहे थे ना, तो उस टाइम इन दो राज्यों में कोर्ट उस टाइम पे नहीं बने, उसके कुछ टाइम बाद बनाए गए, लेकिन इनको मान्यता नहीं मिली पाई। और अब 2022 में इनको मान्यता मिली, ताकि नागालैंड और हिमाचल अपने जितने भी केस हैं इनके स्टेट के, उनको अपने लेवल पे ही फिनिश कर सके। आइए इसके बारे में कुछ और डिटेल से जानते हैं। देखो, ये जो पारिवारिक संशोधन है न्यायालय है, ये जो एक्ट बना था, ये बना था 1984 में, यानी कि हमें 1984 में इस नियम की जरूरत पड़ी थी। उसमें संशोधन किया है अब 2022 में। देखिए 2019 में हिमाचल प्रदेश में बनाया गया और 2008 में नागालैंड के राज्य में बनाया गया। पारिवारिक न्यायालय में जो जज हैं उनकी नियुक्ति भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर सकते हैं। और हमें इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमने ये 22 में संशोधन किया? क्योंकि कोड तो हमने बना लिए। देखो कोड तो हमने 2019 में और 18 में बना लिए इनके पास। ठीक है। देखो 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल जो पारिवारिक न्यायालय है वो है 715, जिसमें से हिमाचल में तो 3 है और नागालैंड में कितने हैं? 2 हैं। देखिए कोई भी लॉ कैसे बनता है? पहले हम उसको पार्लियामेंट में पास कराते हैं, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देता है, जब जाके वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा ही इसमें हुआ। जो ये पारिवारिक न्यायालय थे, इनका रूल भी यही था कि आप अपने यहाँ पे कोई भी रूल अगर लागू कर रहे हो या नए नियम बना रहे हो, उसकी अनुमति आपको किससे लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट से, सेंटर गवर्नमेंट से। ठीक है। तब जाके वो नियम लागू किए जाएंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ ये नहीं था। देखो, नागालैंड में पारिवारिक न्यायालय का संचालन 2008 से बिना किसी कानून अधिकार के किया जा रहा था। इस वजह से इन्होंने इसमें संशोधन किया। अब इनको क्या दे दी कि फुल अथॉरिटी दे दी गई। अब आप नियम बनाइए और उसको परमिशन देगा गवर्नमेंट। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताया आपको, क्योंकि इससे इस बार क्वेश्चन पूछने के बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो आपको उसको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि द्वारा प्रशासित नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया। देखिए उसका नाम था हरिसेन। और समुद्रगुप्त के कुछ और दरबारी कवि के बारे में जानते हैं, जिसमें एक हरिसेन था, बाणभट्ट था, वात्स्यायन था और भीमसेन था। ये भी मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। इससे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन इसके दरबार में रहते थे, तब भी आया आंसर। आप ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो भीमसेन था वो किसके समकालीन था, तो बाणभट्ट के था और समुद्रगुप्त के था। अब जानते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में, कलन जी के बारे में, कि ये कौन थे। देखिए फ्रेंड्स,
देखिए जो कलहन थे ना वो संस्कृत के महान कवि थे, और ये लाहौर वंश के जो राजा हर्ष थे उनके दरबारी कवि थे। ठीक है। अब जानते हैं कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, और कालिदास की एक बहुत मशहूर बुक है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। और जो लास्ट का है रुद्रसेन। रुद्रसेन जो थे वो वकाटक के राजा थे, जिनको हम नागवंशी भी बोलते हैं प्राचीन काल में। ठीक है। अब आप रुद्रसेन को ऐसे जान सकते हैं कि जो इनके पौत्र थे उनकी शादी चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री से कराई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको देखो चारों तीनों ऑप्शन के बारे में बता दिया। अब हम गुप्त काल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, गुप्त काल के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 320। ठीक है। और विष्णुगुप्त जो थे इस वंश के लास्ट शासक थे। सकंदगुप्त के शासन काल के बाद जो ये गुप्ता वंश था, जो डायनेस्टी थी, वो उसका पतन होना शुरू हुआ, नीचे की तरफ आने शुरू होगी। और सबसे जो मेन चीज है ना, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, बताइए गरुड़ किस वंश का चिन्ह था? तो वो था गुप्त वंश का गरुड़। ठीक है। और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। ये आपको याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन रहता है। मतलब ये जो दो है नीचे के छोटे छोटे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा सा आपको मैप की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, नंबर वन पे जो थे वो थे चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त आए, और फिर चंद्रगुप्त सेकंड आए नंबर तीन। तो ये जो पहला है, ये नंबर एक, ये जो कॉन्कर किया था वो क्या था? चंद्रगुप्त जी ने। ठीक है। यहाँ से पूरा घुमा के इतना उनका अंडर में था। उसके बाद जो सबसे ज्यादा एक्सपैंड किया वो समुद्रगुप्त ने किया। देखो, यहाँ कश्मीर से लेके कुछ तमिलनाडु तक। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड ने ये आपका राजस्थान, गुजरात, ये वाला इलाका पूरा पूरा कब्जा किया। ठीक है। ये तीन है और ये दो है। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से किस शहर से राष्ट्रीय सुंदर संवेदन केंद्र उपग्रह संचार के तहत डेटे का अधिग्रहण और इसके प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है? ठीक है। इसका आंसर है हैदराबाद। और देखो, ये बाकी की बाकी है ना, कैपिटल है। ये किसी कैपिटल चिन्ह नहीं, बताओ। बिल्कुल सही, ये है तमिलनाडु की। बहुत बढ़िया। और नई दिल्ली तो आपको पता है किसकी कैपिटल है? इंडिया की है। बेंगलुरु किसकी है बताओ? बिल्कुल सही, कर्नाटका की। कर्नाटक। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन में दिया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखो, ये तो आपको सबको पता होगा, 21 जून को मनाया जाता है। अभी बताओ 20 जून को कौन सा दिन माना जाता है? 20 जून को माना जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ठीक है फ्रेंड्स। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 23 जून, शायद आपको पता भी हो। 23 जून में ओलंपिक डे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है पद्मश्री से सम्मानित भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और संध्या नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित प्रतिपादक इंदिरा पी बोरा, ये अवार्ड का नाम है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है? असम से। देखो, ये मैंने की फोटो भी लगाई है, इंदिरा पी बोरा। ये बहुत अच्छा नृत्य सिखाती है, और इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड, जो कि कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली। देखिए फ्रेंड, पद्मश्री जो है वो हमारे भारत के नागरिक सम्मानों में नंबर 4 पे आता है। और जो हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। और जो नंबर 2 पे आता है वो आता है पद्म विभूषण। और नंबर 3 पे आता है पद्म भूषण। और नंबर 4 पे आता है पद्म श्री। आपको ये सब के सब सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि पेपर में इनका सीक्वेंस मिलाने के लिए आ जाता है। या कभी कभी आ जाता है, बताइए हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। और नंबर 4 पे आता है पद्म श्री, नंबर 2 पे आता है पद्म विभूषण, और नंबर 3 पे आता है पद्म भूषण। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया है 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2022 में हुए थे, किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया? तो ये किया गया है साजन प्रकाश को। तो ये है इनकी फोटो। ये क्या है, एक तैराक है जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया। ठीक है, अब जानते हैं ऑप्शन नंबर 1 के बारे में। इनका नाम है अम्लान बोरगोहेन। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए प्लीज सॉरी। देखिए ये है इनकी फोटो। ये एक रेसर है जो कि 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में माहिर है। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा नाम है परवीन चित्रवेल। ये देखिए ये इनकी तस्वीर है। ये जो है ट्रिपल जंप के एथलीट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको तीनों ऑप्शन के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब जानते हैं राष्ट्रीय खेल के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें। देखिए ये जो इस बार जो हुए थे वो गुजरात में हुए थे और ये गुजरात में पहली बार हुए थे। ठीक है, इनकी शुरुआत 19 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक हुई, जिसमें 15,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इसमें 36 प्रकार के खेल थे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम बार जो खेल हुए वो हुए मुंबई में। 37वें राष्ट्रीय खेल जो है वो गोवा में हुए, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उस स्टेडियम का नाम था फदोरदा फुटबॉल स्टेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी थीम थी स्पोर्ट आर एन अनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी, अर्थात खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संलंब है। देखिए जो राष्ट्रीय खेल 37 नंबर के हुए ना वो गोवा में हुए हैं, जिसमें उन्होंने एक इतिहास रचा है। 43 खेल कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। पहले देखो कितनी थी, 36 थी, अब कितनी की गई इसमें, 43 की गई। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। और देखिए जो 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें दिया है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? इसका आंसर है 1951 में नई दिल्ली में। देखिए ये फर्स्ट एशियन गेम है। और जो सबसे रिसेंटली हुए वो हुए 19वें नंबर के, और वो हुए हांगजो में, जो कि कहाँ है, चाइना के अंदर। ये इसका लोगो है। आइए इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। देखिए ये एक खेल प्रतियोगिता है जो चाइना के होंगजो में हुई है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक खेली गई है। अब देखिए है तो 2022 की, लेकिन खेली गई 2023 में बिकॉज ऑफ कोरोना महामारी की वजह से इसको आगे स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, इसका जो 20वां संस्करण है वो जापान के नागोया शहर में खेला जाएगा 18 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। ये उसका लोगो है। अब देखिए हमने 19 देख लिया, 20 देख लिया, तो 18 कहाँ हुआ था? 18वें जो एशियाई खेल हुए थे वो जकार्ता पालेमबाग 2018 इंडोनेशिया में हुए थे। ये है उसका लोगो। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। अब जितना भी मैंने डेटा बताया आपको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन नोट जरूर बनाना है फ्रेंड्स। ठीक है।